तो बच्चों अब हम सब सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं। सब सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस बताई थी मैंने, सीक्वेंस का कुछ टर्म्स उठा के हम एक सीक्वेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं उस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस। जैसे आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं x इज इक्वल टू 1/n, तो ये सीक्वेंस क्या है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, हमें इसकी सब सीक्वेंस देखनी है क्या क्या हो सकती है। तो हम कुछ भी नेचुरल नंबर की सीक्वेंस उठा रहे हैं, जैसे 2 इज लेस देन 4 इज लेस देन 6 इज लेस देन 8, ठीक है। ये तो इसके करस्पॉन्डिंग अपनी सीक्वेंस क्या क्या वैल्यूज दे रही है वो देख लो, उसको एक कलेक्शन में ले लो या फिर सीक्वेंस बना लो। x1 इसको डैश से डिनोट कर दो। 2 के करस्पॉन्डिंग अपना सीक्वेंस है वो क्या वैल्यू दे रही है 1/2, 4 के करस्पॉन्डिंग 1/4, 1/6 और ऐसे। तो ये जो नई सीक्वेंस बनी है ये इसको हम अपनी जो मेन सीक्वेंस है उसकी सब सीक्वेंस बोलते हैं। तो कोई भी सब सीक्वेंस उठानी हो तो पहले हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर की एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेते हैं, जैसे 2, 4, 6 लिया, ऐसी और दूसरी ले लो 1, 5, 7, 9 ऐसे, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो अपने सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनको एक कलेक्शन में ले लो, जैसे 1/5, 1/7, 1/9 ऐसे, ठीक है। तो ये जो नई सीक्वेंस बनी है ये सीक्वेंस x2 डैश ले लो, ये सीक्वेंस अपनी जो मेन सीक्वेंस है उसकी सब सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। लेट x इज इक्वल टू xn बी ए सीक्वेंस, और एक नेचुरल नंबर की सीक्वेंस ले रहे हैं एंड n1 इज लेस देन n2 इज लेस देन n3 इज लेस देन ऐसे चलती जा रही, बी है इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। then the sequence corresponding this sequence is called subsequence of x. Then the sequence x n k, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, k वेरी कर रहा है, ये n k, n1, n2, n3, ठीक है। तो यहाँ पे n k वेरी कर रहा है, इज सब सीक्वेंस ऑफ x, ठीक है बच्चों। ये थी अपनी सब सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब इसके बाद एक थ्योरम आती है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस उठा लो वो हमेशा कन्वर्जेंट करेगी। तो हम एक थ्योरम ले रहे हैं, any subsequence of convergent sequence is also convergent, ठीक है बच्चों। तो देखो अपने को क्या बोल रहा है कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी जब सब सीक्वेंस उठाएंगे वो क्या होगी, कन्वर्ज होगी। ये हमें प्रूव करना है, इजी है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक सब सीक्वेंस उठा रहे हैं, मान लो कि n1, ये मान लो कि कोई सीक्वेंस है कन्वर्जेंट, लेट xn बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। ये हमने मान लिया क्योंकि अपने को दे रखा। देन ये कन्वर्ज करिए तो कोई पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, देन लिमिट ऑफ xn n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू x, कोई पॉइंट x है उस पर अपनी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। अब देखो हम इसकी कोई भी एक एनी, ये बोला ना एनी सब सीक्वेंस, तो कोई भी रैंडम अपने सब सीक्वेंस उठाएंगे, हमें दिखाना है कि वो जो सीक्वेंस है वो भी इसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। लेट
n1 इज़ लेस देन n2 इज़ लेस देन n3, ये कोई एक नेचुरल नंबर की सीक्वेंस ले ली और इसके करस्पॉन्डिंग हम एक सब सीक्वेंस बना रहे हैं x डैश इज इक्वल टू एक्स एन के। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि ये एक्स एन के वो कन्वर्जेंट है टू एक्स। ठीक है, देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो सीक्वेंस, इसकी जो डेफिनेशन लिखाई थी, कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी डेफिनेशन क्या थी, एप्सिलॉन डेफिनेशन, कि कोई फॉर एवरी या फिर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कोई भी अपने को गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो उसके करस्पॉन्डिंग देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के मिलेगा बिलोंग टू नेचुरल नंबर, या फिर एन नोट ले लो, एन नोट मिलेगा सच दैट मोड एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। मतलब ये जो सीक्वेंस है वो एन पे कन्वर्ज कर रही है यदि कुछ टर्म छोड़ दे, मान लो n1 n2 n3 n नोट तक छोड़ दिए हमने। ठीक है, उसके बाद जो भी आगे आएगी ना n प्लस वन n प्लस टू एक्स एन नोट प्लस वन n नोट प्लस टू n नोट प्लस थ्री, आगे चलती जाएगी इन्फिनिटी तक एक्स एन इन्फिनिटी। और इसमें से जब घटा देंगे तो उसको हम बहुत छोटा कर सकते हैं, बहुत, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो जो एक्स इन्फिनिटी है वो एक्स की तरफ बिल्कुल क्लोज चला जाएगा, तभी तो उनका डिफरेंस बिल्कुल कम आएगा, एप्सिलॉन से भी छोटा आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। तो हमें एक एन नोट मिल जाए कि उसके बाद की सभी टर्म एक्स एन और एक्स में से डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तब हम बोलते हैं कि वो जो सीक्वेंस है एक्स एन है वो एक्स पे कन्वर्ज करती है। अब देखो एक अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें क्या बोल रहा है कि एन नोट से बड़े एन के रिस्पेक्ट में अपना सीक्वेंस ऐसा बिहेव कर रही है। अब देखो ये वाला देखो n1 है तो वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि हम ये क्या उठा रहे हैं, नेचुरल नंबर की ही कोई सब सीक्वेंस उठा रहे हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है, तो n1 या तो 1 हो सकता है या फिर उससे बड़ा होगा। समझ आ गया। ऐसे ही ये अगला टर्म है 2, तो ये क्या होगा 2 से बड़ा या छोटा। ठीक है, बड़ा या बराबर, 3 से n3 बड़ा है, तो ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ पे कोई n नोट आएगा तो n नोट से n नोट, तो ये बड़ा और बराबर होगा। ठीक है, आप देखो अगर हम इससे बड़ा कोई नंबर ले, हमें एक नंबर मिल गया, देन या फिर फॉर इस n नोट से कोई बड़ा नंबर है, n k इज ग्रेटर देन n नोट, तब क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग अपना फंक्शन, ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि ये देखो हाँ ये n नोट क्या है, n नोट से बड़ा है ना, और इससे ये क्या है, n नोट से बड़ा है। तो n नोट से जितने बड़े हैं उनके रिस्पेक्ट में ये होल्ड हो रहा है, तो n के रिस्पेक्ट में भी क्या होल्ड हो जाएगा, देन एक्स एन के माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बिकॉज n के इज ग्रेटर देन n नोट। ठीक है, ये कब हो रहा है, फॉर ऑल n के ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। आ गया समझे, कुछ था ही नहीं। यहाँ से हम एप्सिलॉन डेफिनेशन से क्या बोल देंगे, एक्स एन के कन्वर्ज टू एक्स व्हेन के टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब जो सब सीक्वेंस थी वो कन्वर्ज कर रही है एक्स पे। तो ये थी अपनी कन्वर्जेंस इसके ऊपर सब सीक्वेंस के ऊपर थ्योरम। अच्छा रिजल्ट है ये, ठीक है, काफ़ी यूजफुल। तो इसके बाद कुछ रिजल्ट ऐसे भी हैं जो डाइवर्ज प्रूव करने के लिए काम आएंगे। तो पहले तो मैं एक आपको एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। जैसे अपने पास एक सीक्वेंस ले रहे हैं -1 की पावर n, तो इस सीक्वेंस के हमने दो सब सीक्वेंस देखी थी। देखो पहले तो ये बताओ, ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है क्या किसी पॉइंट पे? नहीं कर रही। ये देखो इसमें टर्म्स क्या आ रही है, -1 1 -1 1 -1, तो ये किसी एक पॉइंट की तरफ नहीं जा रही। ये क्या हो रही है, ऑक्सीलेट कर रही है, कभी -1 कभी 1 कभी -1 कभी 1 कभी -1 कभी 1, ठीक है, ऑक्सीलेट कर रही है ऐसे ऐसे। और इसकी हमने दो सब सीक्वेंस उठाई थी, एक तो क्या उठाई थी 1 1 1 1 1, और दूसरी x2 -1 -1 -1, ठीक है। अब देखो
ये जो सब सीक्वेंस लेते हैं, तो ये देखो n टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ जा रही है, 1 1 1 पे रह रही है हर बार, ठीक है। तो ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज टू 1, और ये वाला देखो -1 पे कन्वर्ज कर रही है। तो हमने देखा कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट मिल गई, नॉट। इफ action is not convergent, then subsequence of action is may or may not be convergent, may or may not be कन्वर्जेंट। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर एक और रिजल्ट है, अगर हम कोई सीक्वेंस है उसकी दो ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढ ले जो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, तो हम डायरेक्टली बोल दें कि वो जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज सीक्वेंस कहलाती है। तो ये आगे थ्योरम ही है, लिख लो। If we find two subsequence of action that converge to different point, then action will be divergent sequence। या फिर if action या फिर action is divergent sequence if there exist two subsequence that converge to different point। पहली बात होगी। एक और भी है, अगर वैसा हो रहा हो तो हम बोल देंगे वो एक, देखो कोई भी सीक्वेंस है वो अगर अनबाउंडेड है, इन्फिनिटी की तरफ भाग रही है, जैसे हमने ये लिया था n, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी की तरफ भाग जाती है। तो ऐसी सीक्वेंस को भी हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। तो कोई भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है वो या तो इस कंडीशन में डाइवर्जेंट होती है, और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ एक्शन इज अनबाउंडेड, देन हम क्या बोलेंगे कि वो जो एक्शन है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गई।